देश में चुनाव के रिजल्ट आए हैं, ये मैं तो पहले कहूँगा, ये जो रिजल्ट है जनता की रिजल्ट है और ये जनता की जीत है और लोकतंत्र की जीत है। हम पहले से यही कह रहे थे कि ये लड़ाई हमारी मोदी वर्सेस जनता है, लोग हैं। तो 18वीं लोकसभा के चुनाव में हम विनम्रता से जनमत को स्वीकार करते हैं। इस बार जनता ने किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं दिया, खासकर सत्ताधारी दल भाजपा ने एक व्यक्ति एक चेहरे के नाम पर वोट मांगा। अब ये स्पष्ट हो गया है कि ये मैंडेट मोदी जी के खिलाफ गया है। ये उनकी राजनीतिक और नैतिक हार है। जो व्यक्ति बार बार अपने नाम से ही हर जगह वोट मांगते थे, उनकी ये बहुत बड़ी हार है और नैतिक दृष्टि से ये तो उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी और हमारे इंडिया गठबंधन से बहुत प्रतिकूल माहौल में चुनाव लड़ा। सरकारी मशीनरी ने कदम कदम पर अवरोध डाला। बैंक खाते सीज करने से लेकर तमाम नेताओं के खिलाफ अभियान चलाया। फिर भी शुरू से आखिर तक कांग्रेस पार्टी का कैंपेन सकारात्मक था, पॉजिटिव था। हमने महंगाई, बेरोजगारी, किसानों और मजदूरों की बदहाली और संविधान संस्थाओं का दुरुपयोग जैसे विषयों को केंद्रीय मुद्दा बनाकर हम जनता के सामने गए थे। इन मुद्दों पर बड़ी संख्या में लोग हमसे जुड़े, हमारा समर्थन किया। प्रधानमंत्री ने जिस तरह का कैंपेन किया वो इतिहास में लंबे समय तक याद रखा जाएगा। कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में मोदी जी ने जो झूठ फैलाया, जनता ने उसे समझ लिया। मैं इस मौके पर कहना चाहूँगा कि श्री राहुल गांधी जी की दोनों यात्राएं, भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान लाखों करोड़ों लोगों को मिलना, लोगों की समस्याओं को सुनना और आगे चलकर उन समस्याओं का हल ढूंढना हमारे कैंपेन का आधार बना। हमने इसी को 5 न्याय और 25 गारंटी का नाम दिया और इसी के आधार पर हमने गारंटी कार्ड बनाया। हमारे कार्यकर्ता उसे लेकर घर घर पहुँचे और लोगों को संपर्क करें। इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण बात है वो भाजपा नेतृत्व की अहंकार की वजह से हुई। उन्होंने धीरे धीरे सारे संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर गैर कानूनी तरीके से कब्जा करने की कोशिश की। फिर इनका उपयोग विरोधी दल के खिलाफ करने लगे। जो दब गया उसे दबा के अपने तरफ लिया, जो नहीं दबे उसकी पार्टी को तोड़ दिया, नहीं तो फिर जेल में डाल दिया। लोगों को ये विश्वास हो गया था कि मोदी जी को एक मौका और मिला तो अगला हमला संविधान पर सीधा होगा और लोकतंत्र पर होगा। इसीलिए लोगों को इसके प्रमाण नए संसद सत्र के साथ ही दिखेंगे। खुशी इस बात की है कि भाजपा इस षड्यंत्र में अब सफल नहीं हो पाएगी। मैं इस अवसर पर सीपीपी चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारे लोकप्रिय नेता राहुल गांधी जी
प्रियंका गांधी जी का विशेष मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। और इन्होंने दिन रात बराबरी से पूरे देश में कैंपेन किया और हमें एक मजबूत स्थिति में पहुंचाने के लिए भारी मदद इन्होंने की। और मैं ये कहूँगा कि इनके वजह से हमको बहुत बड़ा प्रोत्साहन देश में मिला और आज ये स्थिति जो बनी है उनके वजह से बनी। और हमारे करोड़ों कार्यकर्ता जो है देश में, उन्होंने भी हमारा साथ दिया, इसीलिए मैं बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूं। आखिर मैं इंडिया गठबंधन के अपने सभी साथियों और शुभचिंतकों का धन्यवाद करता हूं। सभी एक साथ मिलकर एक स्वर में रहे, सभी ने मिलकर प्रचार किया और एक दूसरे की मदद की। हमारे हजारों लाखों कार्यकर्ताओं ने अच्छे तालमेल के साथ काम किया। आप सभी का धन्यवाद। अभी हमारी लड़ाई अंजाम तक नहीं पहुंची है। हम सबको आने वाले दिनों में संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र के बचाव के लिए, देश की तरक्की के लिए, सीमाओं पर सुरक्षा के लिए लड़ते रहना चाहेंगे। हमें सुनिश्चित करना होगा कि संसद सुचारू रूप से चले, विपक्ष के मुद्दों को प्राथमिकता मिले, संसद में उन पर बहस हो। आने वाले दिन महत्वपूर्ण होंगे। हम आपसे बात करेंगे जब कभी भी मौका मिले। आप सभी को मेरा धन्यवाद। और आपका साथ भी हमको रहा और हमने चुनाव में भी जहाँ हमको जितना हो सकता है वो साथ आपने दिया, इसलिए आप सभी को भी मैं धन्यवाद करता हूं और सभी को नमस्कार। ये चुनाव इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं लड़ी थी। ये चुनाव हम बीजेपी, एक राजनीतिक दल, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस, हिंदुस्तान का जो पूरा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सीबीआई, ईडी, ये सब, आधी जुडिशरी, इन सब के खिलाफ हम लड़े थे। क्योंकि इन सब संस्थाओं को, इन सब इंस्टीट्यूशंस को नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने कैप्चर करा, धमकाया, डराया। प्रेस की तो मैं बात करता रहता हूं। आपको मतलब काफी बार कहा है कि आपका भी रोल रहना चाहिए, और उस रोल को काफी लोगों ने किया, काफी लोगों ने खुल के किया, काफी लोगों ने छुप के किया। और आपके इमोशंस कहां थे हमें मालूम है। लड़ाई संविधान को बचाने की थी, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की थी। और मैं आपको सच बताऊं तो मेरे माइंड में था पहले से, जब इन्होंने हमारा बैंक अकाउंट कैंसिल किया, जब चीफ मिनिस्टर्स को जेल में डाला, पार्टियां तोड़ी, मेरे माइंड में था कि हिंदुस्तान की जनता अपने संविधान के लिए एक साथ खड़ी होकर लड़ जाएगी। और यह सच साबित हुआ। मुझ में भरोसा था और मैं हिंदुस्तान की जनता से, इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स से, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब नेताओं और बब्बर शेर कार्यकर्ताओं से दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने संविधान को बचाने का पहला और सबसे बड़ा कदम ले लिया है। कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में, कांग्रेस पार्टी के सब नेताओं ने 2-3 चीजें की। सबसे पहले हमने इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स की रिस्पेक्ट की, उनकी जो विशेष थी उनको हमने साथ लिया। और आपने देखा होगा
कि जहां भी गठबंधन लड़ा हम एक होके लड़े। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने क्लैरिटी से हिंदुस्तान को एक नया विजन दे दिया है, प्रो पुअर विजन, प्रो प्रोडक्शन विजन हिंदुस्तान को इंडिया गठबंधन ने साफ दे दिया है। ये जो हमारा परफॉर्मेंस हुआ है, इंडिया गठबंधन का परफॉर्मेंस हुआ है, इसके पीछे कॉन्स्टिट्यूशन, जो रिजर्वेशन पर बीजेपी ने आक्रमण किया, गरीबी, अदानी जी के आपने स्टॉक्स तो देखे होंगे, देखे हैं वो स्टॉक्स उनके, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जनता अदानी जी को मोदी जी से डायरेक्टली कोरिलेट कर रही है। मोदी जी की हार होती है, स्टॉक मार्केट कहता है भैया मोदी जी गए तो अदानी जी गए, मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप है, करप्शन की रिलेशनशिप है। और देश ने नरेंद्र मोदी जी को साफ कह दिया है कि हम आपको नहीं चाहते हैं। एंड दिस इज द मेन थिंग दैट दिस इलेक्शन हैज सेड। द कंट्री हैज unanimously and clearly stated, we do not want Mr. Narendra Modi and Mr. Amit Shah to be involved in the running of this country. We do not like the way they have run this country. We do not appreciate the way they have attacked the constitution. We do not appreciate the way they have run this country for the last 10 years. So that is a huge message to Mr. Narendra Modi. I'd like to thank everybody who has participated in this election. I am extremely proud of the people of India. I'm extremely proud of the people who have resisted this onslaught on the constitution. और अंत में मैं आपको कह दूं कि इसको बचाने का काम हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों ने किया है, सबसे गरीब लोगों ने किया है, मजदूरों ने किया है, किसानों ने किया है, दलितों ने किया है, आदिवासियों ने किया है, पिछड़ों ने किया है। इन लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया है। इस कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन देश की आवाज है। बहुत सारे लोग ने इसको नहीं बचाया, चुप रह गए थे, मगर हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोग, सबसे कमजोर लोग खड़े हो गए और उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं, उनसे कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है। जो हमने आपको वायदे किए थे, हम वो वायदे आपके लिए पूरे करेंगे। जाति जनगणना, महालक्ष्मी, ये हमारे वायदे हैं। धन्यवाद। शुक्रिया राहुल जी। अभी 3-4 सवाल सिर्फ हम लेंगे। एक मिनट प्लीज, एक मिनट, शांत हो जाइए प्लीज, शांत हो जाइए प्लीज, शांत हो जाइए, एक मिनट शांत हो जाइए। एक मिनट शांत हो जाइए। Rahul ji, although the NDA has emerged as, they are getting the majority, but some of its partners have been your partners in the past, including the TDP and the JDU. So have you decided to sit in the opposition, or there are chances of government formation by the India government? As we have said earlier, we're going to have a meeting with our partners, the India Alliance partners. I believe that meeting is tomorrow, and these questions will be raised there, and they will be answered there. We respect our alliance partners, and we are not going to make statements in the press without asking them their opinion. सर, आप ये कह रहे हैं कि ये हिंदुस्तान के गरीब की जीत है, संविधान बचाने की जीत है, तो अगर आप लोग विपक्ष में बैठते हैं और सरकार बनाने की पहल नहीं करते हैं, क्योंकि नंबर एनडीए और इंडिया अलायंस में कुछ ज़्यादा नहीं है, और अगर पहल नहीं करते हैं तो कैसे उनको आप जो है आगे उनका हक दिलाने के लिए आगे आ पाएंगे? वही सवाल आप मतलब दूसरे तरीके से पूछ रहे हो। कल डिसाइड होगा, इंडिया गठबंधन की मीटिंग है, कल हमारा अलायंस डिसाइड करेगा। बड़ी फाइन लाइन है, तो जो इंडिया गठबंधन डिसाइड करेगा उस पर हम एक्शन लेंगे।
सर खरगे साहब ये आपसे पूछना चाहते थे कि यहाँ पे बीजेपी में जश्न हो रहा है और उनके हिसाब से एनडीए को मेजॉरिटी मार्क्स से ऊपर मिला है, तो एनडीए सरकार बना रही है। तो यहाँ पे क्या आपको लगता है कि आपने कहा नैतिक आधार पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं बने रहना चाहिए, क्या आपको लगता है कि बीजेपी में भी खेमेबंदी होगी इसको लेके, और क्या खुद नरेंद्र मोदी को ये फैसला लेना चाहिए? देखिए, अभी राहुल गांधी जी ने आपके सामने स्पष्ट किया, जब तक हम अपने अलायंस पार्टनर से बात नहीं करेंगे और जो नए पार्टनर हमको जुड़ने वाले हैं उनसे भी किस तरीके से हम बात करके अपने को मेजॉरिटी बना सकते हैं वो देखेंगे। सारे स्ट्रैटेजीज अगर यही मैं बोलूँगा फिर मोदी जी होशियार हो जाएंगे, इसलिए हाँ, जयराम जी राहुल जी, खरगे साहब ने कहा कि हम जनादेश को स्वीकार करते हैं। जनादेश इंडिया गठबंधन के लिए क्या है? विपक्ष में बैठने के लिए या सरकार बनाने की कोशिश करने के लिए? और आप दोनों सीटों से जीते हैं, बधाई। आप कौन सी सीट रखने वाले हैं? नहीं, सब दोनों सीटों से जीता हूं और रायबरेली और वायनाड के जो वोटर्स हैं उनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। अब डिसाइड करना है कौन सी सीट पे मैं रहूंगा, थोड़ा पूछूंगा और फिर डिसाइड करूंगा। दोनों सीटों में तो नहीं रह सकता हूं, बट अभी डिसाइड नहीं किया है। राहुल जी, भारत जोड़ो यात्रा के लिए जब आप निकले थे तब से लेके अब तक काफ़ी लंबी यात्रा रही, काफ़ी बीच में उतार चढ़ाव आए। अब 100 का आंकड़ा आपने छुआ है। 2009 में जब इसी तरह का मैंडेट आया था तो पार्टी के अंदर दो राय थी, एक हम विपक्ष में रहें, पार्टी मजबूत करें, या सरकार के साथ जाएं। आप सरकार के 2009 में 2009 में हाँ नहीं, 2009 में तो क्या बात नहीं 2009 में दोबारा जब बहुमत मिला था तब एक राय थी कि आप विपक्ष की पॉलिटिक्स करके पार्टी को मजबूत करें। ऐसी कोई राय नहीं थी, आपकी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। अब मैं पूछ रहा हूं, अब आपसे पूछ रहा हूं, दो चीज है। ये जो मैंडेट मिला है, आप अपोजिशन में रह के आप और पार्टी मजबूत करना चाहते हैं या सरकार बनाना चाहते हैं? आप चाहते क्या हैं? नहीं, देखिए, हम एक कोalition के भाग हैं, ठीक है। कांग्रेस पार्टी है, बाकी पार्टियां हैं, और उनके साथ अभी हमारा डिस्कशन नहीं हुआ है। हमने, भैया शांत हो जाएं, हमने उनसे कहा था, इंडिया पार्टनर से कहा था कि चुनाव के बाद 5 तारीख को हमारी मीटिंग होगी और उस मीटिंग में हम ये जो सवाल है इसको डिसाइड करेंगे। तो सचमुच में इस सवाल का जवाब आज हमारे पास है नहीं, कल होगा। राहुल जी, अमेठी में आपके लिए कहा गया कि राहुल गांधी ने अपने पीए को चुनाव लड़ा दिया, अब उन्हीं किशोरीलाल शर्मा नहीं, देखिए, ये बीजेपी ने कहा था। नहीं, देखिए, बीजेपी लोगों को रिस्पेक्ट नहीं करती है और आज उन्हीं किशोरीलाल ने हरा दिया, तमीज से बात नहीं करती है। मगर किशोरीलाल शर्मा जी जो हैं वो 40 साल से अमेठी में कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और उनका अमेठी की जनता के साथ रिश्ता है। शायद बीजेपी के लोगों को यह बात समझ नहीं आई थी कि किशोरीलाल शर्मा जी अमेठी से बहुत क्लोजली कनेक्टेड व्यक्ति हैं और इसलिए उनकी जीत निश्चित थी। और मैं उनको कंग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि अच्छी तरह वो जीते हैं। और उनको बारे में ये कहना कि वो पीए हैं, स्टेनो हैं, ये बिल्कुल गलत है, ये ऑफेंसिव है, ये नहीं कहना चाहिए। राहुल जी मैं मोहित हूँ न्यूज़ नेशन से। सर कहते हैं, आपने एक बात बोली जो मैं इसके जवाब देना चाहता हूं। देखिए, यूपी की जनता से मैं कहना चाहता हूं, आपसे ज्यादा पॉलिटिकल विजडम, मतलब आपने कमाल करके दिखा दिया। यूपी के जनता ने कमाल करके दिखा दिया।
नहीं, बहुत सारे स्टेट्स ने कमाल करके दिखाया, मगर बीजेपी यूपी ने हिंदुस्तान की राजनीति समझकर, कॉन्स्टिट्यूशन पर खतरा समझकर उत्तर प्रदेश ने कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा की है। और मैं सब स्टेट्स का धन्यवाद करना चाहता हूं, मगर उत्तर प्रदेश को मैं स्पेशल कहना चाहता हूं, आपने कांग्रेस पार्टी का, इंडिया गठबंधन का समर्थन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल जी आखिरी सवाल। और इसमें यूपी में एक और बात मैं बोल देता हूं, एक और बात यूपी के बारे में बोल देता हूं, इसमें मेरी बहन प्रियंका गांधी का भी काम है, जो यहां पीछे छुपी हुई है। राहुल जी शुक्रिया, साथियों शुक्रिया, हो गया। सर राहुल जी लेट्स गो। ये मीडिया की तरफ से कोशिश ये भी कि प्रियंका गांधी को प्रतिक्रिया दे दें। राहुल गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के लोगों का खास तौर पर धन्यवाद। लेकिन स्मृति ईरानी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही, सुन लेते वो क्या कह रही। बहनों से भविष्य पूछते हो? बहनों से रिश्ता तब टूटता है जब अर्थी उठती है बहन। भारत माता की। अच्छा, स्मृति ईरानी की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस अब खत्म हो गई, लेकिन स्मृति ईरानी शायद ये बता रही थी कि अमेठी से उनका रिश्ता नहीं टूटेगा, ये कहने की वो कोशिश कर रही थी। लेकिन अभी राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और वो ये कह रहे हैं कि नैतिक हार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि संविधान बचाने के लिए हमने चुनाव लड़ा था और देश के लोगों ने संविधान बचाने में अपना योगदान दिया है। वो कह रहे हैं सरकार बनाएंगे नहीं बनाएंगे, हमारे साथ कोई और नए अलायंस आएंगे नहीं आएंगे, नए अलायंस पार्टनर, इस पर हम बात करेंगे अपने मौजूदा अलायंस पार्टनर्स के साथ और फिर उनसे बात करेंगे। राधिका खेड़ा हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी से। राधिका, राहुल गांधी, आप तो वैसे उनके साथ थे कुछ दिन पहले, अभी राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि मोदी जी को नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, क्या कहेंगी आप? देखिए, मुझे बहुत अफसोस होता है कि उस पार्टी के नेता जिनको 10 साल लग गए अपनी 40 सीटें बढ़ाने में, वो आके नैतिकता की बात कर रहे हैं। उन्होंने एक भ्रम का जंजाल बिछाया जिससे इन्होंने ये कहने की कोशिश करी कि कॉन्स्टिट्यूशन को खतरा है। अब तो मैं उम्मीद करती हूँ वो बार बार ईसी इलेक्शन कमीशन पे सवाल नहीं उठाएंगे, ईवीएम पे सवाल नहीं उठाएंगे, जिस हिसाब से ये कहते थे कि ईवीएम रिग्ड है, और एक सशक्त ऑपोजिशन होने का काम करेंगे। देखिए, डेमोक्रेसी की खूबसूरती ये होती है कि उसमें एक ऑपोजिशन होना चाहिए, और ये लगातार जिस तरीके से हमारे देश के लोकतंत्र को गाली देते थे, अब मैं उम्मीद करती हूँ राहुल गांधी जी देश के लोकतंत्र को मजबूत बताएंगे और उसको कमज़ोर और उसको गाली देने का काम नहीं करेंगे। रही बात जो ये लोग कह रहे हैं कि हमें नैतिकता देखनी चाहिए, तो भाई सच्चाई तो ये भी है कि पूरी इंडी अलायंस एक तरफ और भारतीय जनता पार्टी का अकेले उससे ज़्यादा सीटें आई हैं, तो इनको ये भी नहीं भूलना चाहिए। रही बात कि देखिए 10 साल का अगर हम कंपैरिजन करें यूपीए की मिस गवर्नेंस के बाद, तो क्या नतीजा था? कांग्रेस पार्टी महज 40 सीटों पे आके रुक गई थी, और हम अभी भी जो आंकड़े हैं वो आपके सामने हैं। तो आपके मुताबिक ये किस नैतिकता की बात करें, ये नहीं करनी चाहिए। हमारे साथ बाकी मेहमान भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ अतुल लॉन्डे पाटिल जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ सैयद अफजल अब्बास भी मौजूद हैं जो जेडीयू के नेता हैं। सैयद अफजल अब्बास साहब के पास हम जाएंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन अतुल पाटिल जी, अभी मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखिए हमारी क्या लाइन होगी, हम क्या रुख इख्तियार करेंगे, इंडिया गठबंधन के सहयोगियों से बात करेंगे। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि जो अभी सहयोगी हैं उनसे भी बात करेंगे और जो नए बनने वाले सहयोगी हैं उनसे भी हम बात करेंगे। तो ये नए बनने वाले सहयोगियों की जो उम्मीद है वो बरकरार है, अभी भी ऐसा लग रहा है इंडिया गठबंधन में। दूसरी तरफ एनडीए की बैठक कल होने वाली है, उन्होंने सबको न्योता दे दिया है, सब उनके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, तो किससे उम्मीद है आपको? नहीं, ऐसा है, वो तो स्पष्ट तरीके से ये भी कहा गया कि हम अपनी स्ट्रेटेजी बता देंगे तो फिर सामने वाले को तो पता चल जाएगा। लेकिन क्या है, कुछ शुभ संकेत रहते हैं, कुछ लोग नए आएंगे शुभ संकेत लेकर आएंगे, कुछ गए तो शुभ संकेत हुआ हमारे साथ, अशुभ निकल गया, शुभ आ गया, तो इसका तो फ़ायदा इंडिया अलायंस को हुआ ही है। कुछ लोगों को इंडिया बोलने की शर्म आती है, तो लोकतंत्र को कौन शर्मसार करा रहा, सारी दुनिया जानती है। वार रुकवा दी पापा, कितनी बेइज्जती हुई है दुनिया में, कितनी बेइज्जती हुई है, किस तरह से ये किया गया है मुझे बताइए। जब सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था कि चयन समिति की निष्पक्षता को आप ख़त्म मत कीजिए, फिर भी अपने बहुमत का इस्तेमाल कर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को उस चयन समिति से निकाल दिया और निष्पक्षता खत्म कर दी। हमने तो नकेल कसे रखी है इलेक्शन मैं इसी से जुड़ा एक सवाल आप ही के अलाई सुनील साजन से लेना चाहता हूं
लेकिन मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। सुनील साजन, मैं आपके पास आ रहा हूं। पहले तो आपको बधाई, काफी अच्छी जीत आपने उत्तर प्रदेश में हासिल की है, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है। ब्रेक के बाद इसी जीत पर आपसे सवाल पूछेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट रहे हैं। इस बार किसकी सत्ता, ये तस्वीर तो अब साफ हो गई है, लेकिन अभी भी इसको लेकर उम्मीद बरकरार दिखाई दे रही है। इंडिया गठबंधन की तरफ से कहा यह जा रहा है कि कल बैठक के बाद बताएंगे। एनडीए गठबंधन की भी कल अहम बैठक होगी। अब जो सहयोगी हैं उनकी अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ गई है, उनकी अहमियत एनडीए गठबंधन के भीतर भी बहुत ज्यादा है, इंडिया गठबंधन के भीतर भी। हमारे साथ सुनील साजन साहब हैं। सुनील साजन जी, ये बार बार बात होती थी कि उत्तर प्रदेश के जो 2 लड़के हैं वो पहले जो हुआ था वही फिर से होगा, लेकिन इस बार तस्वीर बदली है। इस बार तस्वीर पूरी तरह से बदल गई। उत्तर प्रदेश ने खास तौर पर तस्वीर बदली और हिंदी हार्टलैंड में हम देख रहे हैं, राजस्थान में भी कुछ नुकसान हुआ है, हरियाणा में नुकसान हुआ है और उत्तर प्रदेश में नुकसान हुआ है। इसे किस तरह से देखते हैं आप? हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कई बार आप लोगों के कार्यक्रम में, जनता के बीच, मंचों से इस बात को कहा है कि उत्तर प्रदेश बहुत अच्छा स्वागत करना जानता है, लेकिन उत्तर प्रदेश विदाई करना भी बहुत अच्छे से जानता है। और उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश से बीजेपी का दिल्ली का रास्ता तय हुआ था और उत्तर प्रदेश से ही रुकेगा। तो उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी की जो रणनीति थी, जो पीडीए रणनीति का हिस्सा था इंडिया गठबंधन का, कांग्रेस हमारा जो गठबंधन था, सबने मिल करके और मुद्दों पर चुनाव हुआ है। लेकिन सुनील साजन जी, एक नैरेटिव ये भी है, एक इंटरप्रिटेशन इन आंकड़ों का, इस जीत का ये भी है, ये कहा जा रहा है कि बीजेपी की गलतियों का आपको फायदा मिल गया, बीजेपी की कुछ स्ट्रैटेजिक गलतियों का आपको फायदा मिल गया, बहुजन समाज पार्टी का मजबूती से चुनाव ना लड़ना उसका फायदा मिल गया, बीजेपी के भीतर उनकी पार्टी के नेताओं का एक दूसरे की काट करना या उत्साह के साथ कार्यकर्ता का मैदान में ना उतरना, इनका आपको फायदा मिला, ये कहा जा रहा है। तो आपका इसमें कितना बड़ा योगदान है और इन फैक्टर्स का कितना बड़ा योगदान है कि उनकी कुछ गलतियां थी जिसका आपको फायदा मिला? सुमेरा जी, हम इस बात को स्वीकार करते हैं जो आप सवाल कर रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी की गलतियों का फायदा मिला है। वो अगर भ्रष्टाचार न किए होते, झूठ न बोले होते, बेईमानी न किए होते, पिछड़े दलितों का आरक्षण न छीने होते, उत्पीड़न न किए होते, तो बात दूसरी होती। और मैं एक जो भारतीय जनता पार्टी अभी भी नहीं मान रही, मैं वो बात कह रहा हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में सब लोग कह रहे थे, पूरी भाजपा कह रही थी कि 10 लाख वोटों से जीतेंगे। कितने से जीते? बामुश्किल 1.5 लाख से। तो सिर्फ काशी में, सिर्फ बनारस में। सुनील भाई, ये जो आप कह रहे हैं ना, इस पर आगे बहुत बात होगी, अभी इस पर बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ सैयद अफजल अब्बास हैं जेडीयू से। सैयद अफजल अब्बास, नीतीश कुमार का एक कोट बहुत वायरल हो रहा है। कोट क्या, एक बैनर लगा था विधानसभा चुनावों में, वो बहुत वायरल हो रहा है। नीतीश सबके हैं, तो मुझे बताइए नीतीश फिलहाल किसके हैं अभी? देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी ने जो बयान दिया है, ममता बनर्जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, पहले वो सुन लेते हैं वो क्या कह रही है, फिर आपसे आपका जवाब सुनेंगे। बीजेपी को क्यों दिया रिपोल, हमको क्यों नहीं देते हैं? इसका मतलब यही होता है वो चालाकी से मोदी का सीट और 10 बढ़ाने चाहते हैं। लेकिन प्लीज याद रखिए, जो सच होता है वो सच आता है। मोदी जी बहुत सारे पार्टी को तोड़ा है, अभी जनता ने उसको तोड़ दिया, उसको मोरल तोड़ दिया है। इसी के लिए मैं तो चाहूंगी किसी का ऊपर डिपेंडेंट नहीं होके आपको पहले रिजिग्नेशन करना चाहिए। इसी के लिए प्राइम मिनिस्टर का बाद नतून प्राइम मिनिस्टर होने से रिजाइन करना है। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिट्यूशन का सिस्टम है। चीफ मिनिस्टर को भी करना पड़ता है नया गवर्नमेंट के लिए, लेकिन हम चाहते हैं मोरल ग्राउंड से मोदी जी रिजाइन करें, होम मिनिस्टर रिजाइन करे और देश में जो गवर्नमेंट आने वाला है ज्यादा बेइज्जती करेगा तो एक गवर्नमेंट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मोदी जी ने तो खुद बता दिया 4 जून का बाद कोई टॉपसी टर्न भी होना वाला है, तो क्या युद्ध करेगा, क्या करेगा? अपना बात वो अपने दिल से निकाल गया, कभी कभी निकाल जाता है। इसी के लिए मैं जरूर कहेंगे ये जॉय, ये विक्ट्री इंडिया का है, ये विक्ट्री हमारा देश का है, ये विक्ट्री हमारा माँ बहन का है, ये विक्ट्री हमारा किसान का है,
इंडिया को जो सीट मिला है, इतना जब्ती करने का बाद भी तो ममता अगर बनर्जी की मोदी प्रेस को- कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे। ममता बनर्जी साफ कह रहे हैं कि ये विक्ट्री इंडिया की विक्ट्री है, देश की विक्ट्री है और प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, वो मांग करती हुई। और हमारे साथ अफजल अब्बास साहब भी बने हुए हैं, हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए जिनके साथ हम बात करें। अफजल अब्बास साहब, आपसे कुछ देर पहले गौरव ने सवाल पूछा था और वो बड़ा सवाल है कि नीतीश कुमार किसके साथ हैं अभी? अच्छा, प्रियंका गांधी क्या कह रहे हैं ये सुन लेते हैं। अफजल भाई सॉरी, आपको दूसरी बार रोक रहा हूं। विचार एक बार फिर से सुना दीजिएगा अगर आपके पास रिकॉर्ड हुआ हो तो। लेकिन इस बार हम अभी अफजल भाई की बात सुन लेते हैं। सैयद अफजल अब्बास, नीतीश सबके हैं और सब नीतीश को अपना बता रहे हैं। मनोज झा कह रहे हैं कि इंडिया का तो जन्म ही तब हुआ था जब नीतीश कुमार ने इंडिया को बनाया था और उनको फांसीवादियों के साथ नहीं रहना चाहिए। बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है आपके ऊपर, सब इस वक्त आपको अपना बता रहे हैं। सैयद अफजल अब्बास साहब से संपर्क टूट गया है, वापस एक बार फिर। जी बोलिए बोलिए। आवाज आ रही सैयद अफजल आपको? हाँ ना, कुछ बोलिए सर। जी आ रही है आवाज। मेरा सवाल सुन पाया? मैं कह रहा हूँ एक पोस्टर फिर से वायरल हो रहा है, नीतीश सबके हैं, और मैं ये पूछ रहा हूँ कि नीतीश को सब अपना बता भी रहे हैं। अभी नीतीश जी की पोजीशन क्या है? कौन कौन जो उनसे संपर्क कर रहा है? सुना उनको, उनसे मिलने सम्राट चौधरी भी गए थे। देखिए कौन गया था मुझे पता नहीं, लेकिन जहां तक माननीय नीतीश कुमार जी का ये बयान अगर वायरल हो रहा है कि सबके हैं, तो जाहिर सी बात है, और इतना जो सीटें मिली सब लोगों ने वोट दिया तभी तो आए। देखिए जो राजनेता होता है वो किसी धर्म समुदाय का नहीं होता है, समाज के हर तबके का होता है। मैं समझता हूँ कि इसी नजरिए से नीतीश कुमार जी ने कहा होगा अगर ये वायरल हो रहा है तो। लेकिन अब वो राजनीतिक तौर पर किसके साथ है? के बारे में पूछ रहे हैं, नाम संप्रदाय के बारे में पूछ रहे हैं, वो जानते हैं हम किसके बारे में पूछ रहे हैं। आप समझते हैं बयान नीतीश जी का नहीं था, वो एक पोस्टर लगाया गया था चुनाव में। मैं ये पूछ रहा हूँ नीतीश जी क्या, क्योंकि आरजेडी भी उनको अपना बता रही है, तो आरजेडी क्या है नीतीश जी? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये वायरल है कि नीतीश जी सबके हैं, तो जब कोई बिहार के मुख्यमंत्री है तो जाहिर सी बात सबके हैं। और आज नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं तो 140 करोड़ जनता के नेता हैं। तो इसको अगर बिहार की जनता ने मुझे वोट दिया है तो हर समुदाय के लोगों ने दिया है। तो अगर नीतीश जी का ये वायरल हो रहा है ये स्टेटमेंट, या जहां से भी मैं नहीं जानता, तो ये गलत क्या है इसमें? सुनील साजन जी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। आप प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, लेकिन सुनील साजन जी की पूंजी है। ठीक है, सुनील साजन जी इस पर प्रतिक्रिया लेकिन देना चाह रहे हैं। सुनील साजन जी देखिए, हम लोग सीधे सीधे सवाल पूछ रहे हैं और अफजल अब्बास साहब उसे ये बता रहे हैं कि घुमा रहे हैं जलेबी की तरह। लोग साथ हैं, घुमा रहे हैं वो हमें भी। सवाल पूछा, मैं केवल एक बात का जवाब दे दूं। एक तो इंडिया गठबंधन की नींव रखने वाले आदरणीय नीतीश जी हैं और आदरणीय नीतीश जी समाजवादी नेता हैं। मुझे लगता है कि इस पूरे देश में जो परिस्थिति भारतीय राजनीति की अब बनी है, जो गांधी जी को मानने वाले लोग हैं, डॉक्टर लोहिया को, डॉक्टर अंबेडकर को, जयप्रकाश नारायण जी को, कर्पूरी ठाकुर को या रामविलास पासवान जी को मानने वाले लोग हैं, वो लोग इंडिया गठबंधन के साथ आएंगे और नई सरकार में शामिल। तो आपने भी वही बात दोहरा दी जो आरजेडी की तरफ से भी कही जा रही थी। अफजल अब्बास साहब, इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? क्योंकि यही कहा जा रहा है समाजवादी हैं, तो ये जो इंडिया गठबंधन है इसके साथ आएंगे नीतीश कुमार। सैयद जी से संपर्क कट गया, लेकिन अतुल लोंढे पाटिल, क्या वाकई आपको उम्मीद है कि नीतीश आपका साथ देंगे? ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जहाँ तक विचारधारा का संबंध है, जहाँ तक जिस विचारों को लेकर हम लड़े हैं सब, उन्हीं विचारों के भी नीतीश कुमार जी है। तो नीतीश कुमार जी तानाशाह के साथ जाना है, यानी सबके लिए ये एक मौका है कि तानाशाह के साथ जाना है या लोकतांत्रिक पार्टी के साथ जाना है। लेकिन ये ऑप्शन सबके लिए तो आज सबके सामने है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर बता दूं, नैतिकता की बात की थी कि मोदी जी हार गए। मोदी जी ने महाराष्ट्र पे 17 रैली की, 17 रैली। एक रैली तो घाटकोपर का होर्डिंग गिरने के बाद 16 लोगों की मौत के बाद दूसरे दिन वहाँ पर रैली की उन्होंने। 500 गाड़ियाँ भर के अहमदाबाद से लोग लाने पड़े उनको उस इलाके में जहाँ गुजराती लोग ज़्यादा रहते हैं। तो मैं ये भी कह दूं कि मुंबई के गुजराती लोगों ने वोटिंग जो है वो संजय दिना पाटिल को किया है। संजय दिना पाटिल वहाँ जीते हैं, 5-1 हो गया है, केवल पीयूष गोयल जीते हैं वहाँ पर। तो महाराष्ट्र में तो उनकी करारी हार हो गई है।
अगर मोदी के नाम चेहरे पे आप चुनाव लड़ रहे थे तो महाराष्ट्र में आपकी करारी हार हुई है। आपने कहा था 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख सबसे बड़ी लीड रहेगी वाराणसी में। वाराणसी में आप 1.5 लाख से ही जीते हो। अमेठी में क्या हुआ आपने देखा है। तो एक बात तय है कि लेकिन जहां जीत दर्ज की है वो आप नहीं देख रहे ना। जहां बड़ी जीत दर्ज की है वो भी तो है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, वो भी तो है। तो शिवराज चौहान तो बोलेंगे ना कि मैं बड़ा नेता हूं। अभी आप तो यूपी हार गए जहां से आप लड़ रहे थे। तो बात ये नहीं है, बात ये है कि किन मुद्दों को लेकर आप लड़े थे और किस तरह से आपने सारे संस्थान, लोकतांत्रिक संस्थान जो है उनके ऊपर किस तरह से कब्जा किया था। ठीक है, मैं राधिका खेड़ा से इसी पर एक सवाल देना चाहता हूं। राधिका, मुझे ये बताइए, 400 पार का नारा था, 400 पार तो नहीं हुआ। 370 बीजेपी पार करेगी, 370 पार नहीं हुआ। इनफैक्ट अब तो सीटें सुबह से फिर अब घटी हैं। देखिए 290 पर आपकी टैली आ गई है। तो जो अपोजिशन कह रहा है कि हमने बीजेपी के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को रोका है और उनको अकेले अपने दम पर बहुमत नहीं पार करने दिया है, इस बात में तो लॉजिक है। आपकी सीटें कम हुई हैं, आपकी पार्टी की जनता में लोकप्रियता कम हुई है, ये तो दिखता है। चलिए, लोकप्रियता की आपने बात करी तो यूपीए 1 से शुरुआत करते हैं। यूपीए 1 के पास 145 सीट्स थी, यूपीए 2 के पास 206 सीट थी कांग्रेस की। 145 इन यूपीए 1, कांग्रेस 206 इन यूपीए 2 एंड यूपीए 3 में यही कांग्रेस महज 40 सीटों पे आ गई थी। और ये तीसरी पारी में 10 साल के बाद आज भारतीय जनता पार्टी जिस नतीजों में है, पूरी इंडिया अलायंस मिलके हमारे पास नहीं आ पाई है। तो ये लोग नैतिकता की बात ना करें, ये नैतिकता का पाठ पढ़ाएं अपने आप को। और इस बात पे खुशी मनाना चाहते तो आपको ऐसी खुशी मुबारक, पर नैतिकता इनको याद रखनी चाहिए कि जो पार्टी 40 पे आ गई थी तीसरे चुनाव पे, वो आज पूरे अलायंस के साथ मिलकर भी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन देखिए, आप आंकड़े वहां से दे रही हैं, वो और पीछे चले जाएंगे, वो और पीछे से आंकड़ा देना शुरू कर देंगे। देने चाहिए, तो ये तो आंकड़ों की बाजीगरी है कि आप आंकड़े कहां से दे रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल इस चुनाव में जो नतीजे आए हैं उसमें जो एक पैटर्न दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि आप जो हिंदी हार्टलैंड है वहां पर राजस्थान में आपका जितना आंकड़ा था आप उससे कम हुए हैं। हरियाणा में आप, इस बीच मीसा भारती बयान दे रही हैं, पहले वो मीसा भारती को सुन लेते हैं, फिर मैं सवाल आपसे लूंगी। मैं ये कह रही हूँ कि इंतजार करिए, धैर्य रखिए, बहुत परतें अभी उठने वाली है। वो तो हमारे चाचा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं वेलकम करेंगे। तो मीसा भारती को आप सुन रहे, तो देखिए ये जो बिहार से जवाब आ रहे हैं लोगों के, पूछा जा रहा है उनसे, तो उन्होंने कहा कि चाचा हैं हमारे। ये प्रतिक्रियाएं फिलहाल आ रही हैं। लेकिन एक बार फिर अफजल अब्बास साहब आपसे इस पर प्रतिक्रिया लूंगी। लेकिन राधिका, तो हिंदी हार्टलैंड की मैं बात कर रही थी आपसे कि पंजाब में को अगर छोड़ दें तो हरियाणा में आपकी सीट कम हुई है, राजस्थान में सीट कम हुई है, उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है। तो ये जो प्रदेश है यहाँ पर भी तो आपका जो बढ़त थी आपके पास, उस एज को आपने लूज किया है। तो इसको भी तो एनालाइज करेंगी ना आप, इसकी वजह क्या है? बिल्कुल एनालाइज किया जाएगा। 10 साल के बाद भी हमने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है। हमने उड़ीसा में सरकार बनाई, आंध्र में सरकार बनाई, अरुणाचल में सरकार बनाई, हमने केरल में एक सीट जीती, हमने तमिलनाडु में एक सीट जीती जहां पे हम जीरो थे। ये भी एनालाइज किया जाएगा कि कैसे हमने इनरोड्स नई जगह बनाई और कहां हमने सरकारें भी बनाई। अभी साथ ही साथ बिहार की अभी जब बात कर लेते हैं, क्योंकि स्क्रीन पे लगातार ये बात हो रही है, तो मैं आपको याद दिला दूं, जेडीयू के केसी त्यागी जी ने साफ तौर से कह दिया है कि वो एनडीए अलायंस के साथ है और वो अपने स्टैंड पे कायम है। तो मुझे नहीं लगता इसके ऊपर कोई सवाल जवाब की जरूरत है। और मीशा जी जो कह रही है परतें उठेंगी, इन लोगों ने यही कहा था, खेला होगा, नहीं लगता, लेकिन सबसे ज्यादा सवाल यही पूछा जा रहा है कि टीडीपी और जेडीयू जिनसे सब संपर्क कर रहे हैं वो किधर जाएंगे। अच्छा, मैं आपसे दूसरा सवाल पूछता हूं, उसकी जरूरत होगी नहीं होगी ये भी बताइए आप। अयोध्या में जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद तमाम बीजेपी नेता कह रहे थे कि बीजेपी को इससे फायदा होगा। आप खुद वहां दर्शन करने गई और आप सनातन के नाम पर आप कांग्रेस से बीजेपी में आई। अब उसी सीट पर जहां पर राम मंदिर बनाया गया है बीजेपी हार गई है। अब इसको क्या कहेंगे आप? पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं, राम लल्ला और राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी के लिए ना कभी राजनीति का विषय था, ना है, ना होगा। राम लल्ला हमारे आराध्य हैं, हमेशा रहेंगे और उनके सबके आराध्य है, पूरे देश के आराध्य है और सबके लिए
विश्वास का और आस्था का प्रतीक है। रही बात की फैज़ाबाद में, जो सीट का नाम पहले फैज़ाबाद होता था, उसके क्या समीकरण है ये सब जानते हैं और समीक्षा करी जाएगी कि क्या हुआ वहाँ पे, क्या नहीं हुआ। लेकिन मैं फिर एक बात पे वापस आ जाऊं, यहाँ पे जो हुंकार भरी जा रही है कि हमको नैतिकता के नाम पे मोदी जी को खत्म करने दीजिए। 10 सेकंड दीजिएगा, मेरा 10 सेकंड का इंटरजेक्शन, आप अपनी बात पूरी करेगा। ये नारा भी तो दिया गया था ना, जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे। तो आई है, एनडीए की सरकार ही बन रही है, भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बन रही है। पहले भी एनडीए की सरकार थी, अब भी एनडीए की सरकार बन रही है, उसमें कोई डाउट नहीं है और पूरे देश ने मिलकर वोट दिया है और नंबर्स आपकी स्क्रीन पे हैं। रही दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने हाँ अच्छा प्रदर्शन किया है, उत्तर प्रदेश में उनकी कुछ सीटें बची हैं, वो भी इसलिए हुआ है क्योंकि समाजवादी पार्टी की वजह से उनको फायदा हुआ है। महाराष्ट्र में शिवसेना, उद्धव ठाकरे और इन लोगों की वजह से इनको फायदा हुआ है। ऑन इट्स ओन कांग्रेस पार्टी कहीं नहीं जीत रही थी, होता ऐसा तो दिल्ली में भी जीतते और भी जगह जीते। लेकिन मैं वापस आती हूँ, देखना ये पड़ेगा कि जो इंडिया अलायंस का गठबंधन है वो कितनी देर चलेगा। ममता बनर्जी जी तो खुद ही इनके अधीर रंजन चौधरी साहब को हरा चुकी हैं, ओपनली वहां पे झगड़ा चल रहा है, ना वो मीटिंग में आती हैं। सपा और कांग्रेस कितनी तो आप ये कह रहे हैं राधिका जी कि आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन टूट सकता है और एनडीए में आ सकती हैं कुछ पार्टियां? पहले वो अपना घर संभाले, फिर हमारे घर की तरफ और जेडीयू की तरफ और टीडीपी की तरफ देखें। पाटिल साहब प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। पाटिल साहब देखिए, आप दूसरी तरफ कह रहे हैं कि वहां से और नए सहयोगी आ जाएंगे, राधिका कह रही हैं कि आप अपने सहयोगियों को तो बचा कर रखिए, कहीं वही ना चले जाएं, क्योंकि इस तरह का जो मैनेजमेंट है वो तो हम बहुत कई सालों से देखते आ रहे हैं कि किस तरह से मैनेज हो जाता है सब कुछ। अतुल, आपको आवाज आ रही है? अतुल लोंढे पाटिल की आप तक आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ, राधिका खेड़ा कह रही है कि इंडिया पहले अपना घर बचाए, हमें बाद में सिखाए। वो कह रही है कि टूट फूट हो सकती है आपके यहाँ। ऐसा है कि किसके कहाँ जाने से किसका घर उजड़ा है ये दुनिया के सामने है। हमारा घर तो पड़ता ही जा रहा है। अभी लोगों को सच पता चला है और लोगों ने जो मतदान किया है, महाराष्ट्र की बात कर रहे थे, महाराष्ट्र की जरा लीड देखिए कांग्रेस की क्या है। और महाराष्ट्र में कांग्रेस पहले नंबर का पार्टी करके उभरा है, उसका मतदान भी देख लीजिए क्या है। अभी तो धुले की भी सीट जीत गए हम रिकाउंटिंग में धुलिया की भी सीट जीत गए, तो 17 में से 14 सीटें जो है वो कांग्रेस महाराष्ट्र में जीत रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं, कहने की बात है, आप कुछ भी कह लो, आप कुछ भी बोल लो, लेकिन लोगों ने बेरोजगारी, लोगों ने महंगाई, लोगों ने संविधान, ये सारी बातों पे काम किया है। और आज जो भी बातें उठ रही है वो बातें इसलिए उठ रही है कि तानाशाह के साथ कौन जाना नहीं, लेकिन अतुल जी ये इतिहास तो रहा है, आपका साथ छोड़कर नीतीश कुमार गए, आपका साथ छोड़कर दूसरी पार्टियां उधर गई, तो अभी आप क्या, क्योंकि और उधर प्रोजेक्शन भी दिख रहा है, उधर सरकार बनती दिख रही है एनडीए की, तो आपके लिए एक चुनौती होगी कि अपने सभी गठबंधन के सहयोगियों को एक साथ रखना? नहीं, हमारा गठबंधन इंटैक्ट है। हमारे गठबंधन के बारे में किसी ने किंतु परंतु क्वेश्चन मार्क खड़ा नहीं किया है। क्वेश्चन मार्क खड़े इसलिए हुए हैं कि जब आपको जोड़ तोड़ की सरकार चलानी है, जब आप 230 के आसपास आ रहे हो, तो आपके नेतृत्व में जो अपने पार्टियों को खत्म करता है, क्योंकि एनडीए तो टूट गई थी। जब इंडिया गठबंधन बना तब एनडीए के 25 ऐसे सहयोगी लाए गए जिनके 0 थे सांसद, 7 ऐसे सहयोगी थे जिनका 1-2 सांसद थे, और बाकी 8-9 ऐसी पार्टियां थी जिनके एक सांसद। लेकिन तो ये सारी चीजें जो है ये खड़ी की गई है। लेकिन अतुल पाटिल जी, जो उन्होंने सहयोगी बनाए, जो उन्होंने दक्षिण में सहयोगी बनाए, जो उन्होंने अपने आप को बढ़ाने की कोशिश की दक्षिण भारत में, उसका असर दिखाई दे रहा है, उसका नतीजा दिखाई दे रहा है। यानी बीजेपी ने अपनी स्ट्रैटेजी जिसके तहत वो आगे बढ़े कि अगर हमें, जहां हम मैक्सिमम पर हैं उत्तर भारत में, यहां पर अगर हमें लॉस होगा तो हम कहां से उसे कॉम्पनसेट करेंगे, उस रणनीति के साथ वो आगे बढ़ रहे थे और उसमें तो उन्हें सफलता मिल रही है। तमिलनाडु में 39-0 हो गया है। हाँ ठीक है, देखिए वहां पहले से केरला में हम 18-20 में से। हाँ ठीक है, वहां तो आप पहले से थे और वहां वोट प्रतिशत बढ़ा है बीजेपी का। बीजेपी की तरफ से लगातार कहा यही जा रहा था ना कि वहां हम अपनी अभी जमीन बढ़ा रहे हैं। सीटों में परिवर्तित पश्चिम बंगाल में भी बहुत समय तक नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद हुआ। लेकिन राधिका, मेरा सवाल इससे आगे का है आपसे। सहयोगियों की बात हो रही है, ठीक है, हाँ ठीक है, सहयोगियों की बात हो रही है राधिका जी, लेकिन जिन लोगों को आपने शामिल कराया, आप खुद कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में गई, लेकिन ऐसे ही तमाम और नेता जिनको लाया गया, तोड़कर लाया गया, बीजेपी में शामिल कराया गया, वो फायदा पहुंचाते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। जो नतीजे आ रहे हैं उसमें ऐसा नहीं लग रहा है कि उनकी वजह से बहुत फायदा हुआ है, बल्कि कई जगहों पर उनकी वजह से नुकसान और हो गया। यानी बीजेपी के जो अपने कार्यकर्ता नेता थे वो नाराज हो गए और उसकी वजह से नुकसान उठाना पड़ा। तो जो ये स्ट्रैटेजी थी, आपको लगता है वो काम नहीं कर पाई?
पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं, कोई तोड़ के नहीं आया जाता है, सब अपनी मर्जी से आते हैं। मैं भी अपनी मर्जी से गई थी, प्रताड़ित करी गई थी कांग्रेस में, इसलिए गई। और नतीजा छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिला। जिस छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने मुझे मेरे साथ बदतमीजी करी, जहाँ पे मेरे साथ बदसलूकी हुई, वहाँ पे छत्तीसगढ़ कांग्रेस का क्या नतीजा हुआ आपने देखा। वहाँ पे सिर्फ एक सीट आई है, सेकेंड फेज में सारा क्लीन स्वीप हो गया और खुद भूपेश बघेल जो उसके कर्ता धर्ता थे वो स्वयं भी हार गए। तो नतीजा ये भी है। रही बात बाकी सीटों की, देखिए 10 साल सरकार चलाने के बाद अप्स एंड डाउन आएंगे, लेकिन 10 साल सरकार चलाने के बाद अगर ये नतीजे हैं, अब मैं फिर कहूंगी कंपेयर करिए यूपीए से। यूपीए 2 चलाने के बाद 40 सीटों पे कांग्रेस थी और आज हमें नैतिकता की बात कर रही है और आप बोल रहे हैं ये बातें। हम अभी भी उतनी नंबर की सीटों पे है जो इंडिया अलायंस मिलके नहीं आ सकता। मैं फिर बोलूंगी, हमारा बहुत सशक्त परिवार है। हम प्री पोल अलायंस के साथ सरकार में चुनाव में गए थे, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट और आपका स्ट्राइक रेट, उनकी ग्रोथ और आपकी ग्रोथ में अंतर है। आप सीटें लूज कर रही हैं, वो सीटें गेन कर रहे हैं। और वो शायद ये चर्चा इस वजह से भी है, ये उद्धव ठाकरे की तस्वीरें आ रही है सामने, ये चर्चा इस वजह से भी है क्योंकि बीजेपी ने ही एक सामने बहुत बड़ा लक्ष्य रखा था 400 पार, और इस वजह से भी चर्चा तुलना वहां से हो रही है कि देखिए 400 पार पहुंचना था इस वजह से। उद्धव ठाकरे आपको दिखाई दे रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, संजय राउत, आदित्य ठाकरे, अरविंद सावंत आपको दिखाई दे रहे हैं। तो या इस खेमे में भी खुशी की लहर है क्योंकि पार्टी टूटने के बाद ये चुनाव हुआ जब पहला, जिसमें अब उनको अच्छी खासी यहाँ पर जीत दिख रही है। एक छोटा सा ब्रेक, चर्चा जारी रहेगी, तुरंत लौटते हैं। देखिए फाइनल नतीजे किस तरह के दिखाई दे रहे हैं, ये हम आपको तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन किसको बढ़त मिली है और किसको कितना नुकसान हुआ है वो भी आंकड़ा आप देख रहे हैं। किसकी हो गई है सत्ता, वो तस्वीर भी अब साफ हो चुकी है, यानी तीसरी बार भी सरकार बनाते हुए दिखाई दे रहा है एनडीए गठबंधन। हमारे साथ सभी नेता मौजूद हैं, इनके साथ हम चर्चा कर रहे हैं। अफजल अब्बास साहब हमारे साथ जेडीयू से जुड़े हुए हैं। अफजल साहब, देखिए एनडीए में, एनडीए गठबंधन के भीतर जो सहयोगी हैं उनकी अहमियत क्या आपको भी लगता है कि अब और ज्यादा होगी पहले की तुलना में? देखिए अहमियत तो पहले भी थी, आज भी है। इसमें ये नहीं कि हमारा सीट कम हो गया तो अहमियत बढ़ गई, लेकिन कल भी नीतीश कुमार जी की अहमियत थी, आज भी है, कल भी रहेगी। अब इसको अलग अलग तरीके से लोग अपना अपना पेश करेंगे, चूंकि वो 272 का अपना बहुमत नहीं आ पाया है जो नजर आ रहा है, वो बीजेपी का अपना, इसलिए लोग कह रहे हैं कि अहमियत बढ़ रही है। वो भी तो हुआ था ना जब दिल्ली आए थे नीतीश कुमार और फिर वापस चले गए थे, मंत्री पद कितने चाहिए थे, कितने मिले थे, ये सब कुछ भी तो हुआ था ना तब। ये अब बदलेगी तस्वीर ना। जी नहीं वो बिल्कुल, देखिए समय और हालात कभी कभी बदलते रहते हैं, उस हिसाब से होता भी है। ठीक है, वो मुझे याद है प्रोपोर्शनल की बात हुई थी, मैं नीतीश कुमार जी ने कहा था, वो याद में दिल्ली में भी था, वो अलग बात था, वो अलग बात है। लेकिन मैं आज के परिप्रेक्ष्य में जब मैं कहना चाहूँगा कि नीतीश कुमार जी की अहमियत कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। और ये और बात है कि थोड़ा सा भी जो मीडिया में या जो सामने छन की बातें आ रही है या फिर जो स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि 272 का जादुई आंकड़ा जो सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का अपना होना चाहिए, तो वो नहीं हो पाया और सहयोगी दल के बिना नहीं बन सकता है। इसलिए आप लोग भी कह रहे हैं और आवाम भी कह रही है। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ। अतुल लोंढे पाटिल, नीतीश कुमार की तो हमने बहुत बात कर ली, चंद्रबाबू नायडू से आपको कितनी उम्मीदें हैं, या वो और कौन सा अलाय है एनडीए का जिससे आपको लगता है कि वो नैतिकता के आधार पर या संविधान बचाने की लड़ाई में आपके साथ आने को लेकर आपके साथ आ सकता है? देखिए गौरव भाई, 10 साल का तानाशाही रूल जो है वो देश के सारे गठबंधनों ने देखा था। कुछ मजबूरियां थी लोगों की, इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी, ईएसबी अलायंस के पार्टनर थे, इनके साथ चलाकर जो सब कुछ किया है वो एक तानाशाह की सरकार है, उस तरह की चलाने वाली बीजेपी आज के तारीख में है। और जो गठबंधन यहाँ इंडिया गठबंधन बना है, मुझे कोई शर्म नहीं है अपने देश को इंडिया कहने में। जिन्हें शर्म आती है अपने देश को, जो खुद को विश्वगुरु कहते हैं लेकिन इंडिया नहीं कहते, क्योंकि इंडिया तो संवैधानिक शब्द भी है, हमारे तो लॉन्ग फॉर्म का वैसा प्रोनाउंसिएशन होता है, लेकिन कहने में शर्म आती है लोगों, तो हम कुछ नहीं कह सकते। एक तरफ तानाशाही गठबंधन है और एक तरफ लोकतांत्रिक गठबंधन है, तो लोगों को यही चाह रही होगी कि देश को आगे लेकर जाना है, देश में लोकतंत्र स्थापित करना है, धर्मांधता से देश को बचाना है, देश को जात पात में बंटने से बचाना है, देश को नॉर्थ साउथ से बटने में बचाना है। तो ये सारे चैलेंजेस जो है इसके फेवर में लोगों ने मतदान किया है। तो ये मतदान जो है 370 मैं आपसे अतुल भाई ये पूछ रहा हूँ, ये तो ठीक है, आप जो कह रहे हैं आपकी बात मैं मान गया कि आपके लिए लोगों ने इसी मुद्दे पर वोट किया है, लेकिन फिर भी मैजिक नंबर ना आपके पास है, आपकी पार्टी के पास, ना आपके गठबंधन के पास। तो कहीं तो कोई एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम होगा, कहीं तो कोई एक ऐसी आइडियोलॉजी होगी जहां पर कॉमन पेज पर वो लोग आएंगे जो अभी आपके साथ नहीं है। देखिए गौरव जी, अभी ये मैजिक नंबर जो है ना, इसका मैजिक खुलेगा 1-2 दिन में। अच्छा,
तो कौन किसके मैजिक में कहाँ है, ये तो अभी बताना मुश्किल है। और मुझे यहाँ एक प्रवक्ता के हैसियत से तौर पर बोलना भी कठिन है। आला कमान, वरिष्ठ नेता, इंडिया गठबंधन के सारे वरिष्ठ नेता किस तरह से सोचते हैं, कौन कैसा सोचता है, कैसे आगे जाने की एक रणनीति तय होती है, इसका कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ये एक बात जरूर है कि वो कुछ मुद्दे लेकर गए थे, हम कुछ मुद्दे लेकर गए थे। एक ही मिनट, वो कुछ मुद्दे लेकर गए थे, हम कुछ मुद्दे लेकर गए थे। हम 5 न्याय 25 गारंटीज लेकर एक पॉजिटिव एजेंडा लेकर गए थे। देश के प्रधानमंत्री ने जितना इस प्रचार को गिरा सकते थे उन्होंने गिराया। हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की, धर्मांधता की खाई में लौटने की उन्होंने कोशिश की। और बार बार जिस तरह से वो ले गए इस चुनाव को, ये 70 साल में पहली बार हुआ है कि किसी प्रधानमंत्री पद 10 साल मेजॉरिटी से रहने के बाद आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं था। तो इतिहास ठीक है, समय कम है। राधिका खेड़ा बहुत तेजी से खिलखिला के हंसी थी जब आपने कहा था कि मैजिक नंबर का मैजिक 1-2 दिन में दिखेगा। राधिका क्यों हंसी आप इतना? देखिए, मुझे ना बहुत हंसी आ रही है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के ऊपर। वो बार बार बोल रहे तानाशाह को जवाब मिल गया। अरे आप कौन से शाह से साहब, जब आपको यूपीए 2 के बाद सिर्फ 40 पे कांग्रेस आ गई थी? कौन से शाह का रूल था? तानाशाह, ये शाह, वो शाह, ये भी बता दीजिए कि ऐसे आप लोगों को मात मिली थी कि देश ने आपको 40 पे लाके खड़ा कर दिया था और आज भी आप 100 पे नहीं पहुंच पाए हैं। 10 साल मेहनत करने के बावजूद भी अगर आप सिर्फ अपनी 40% सीट, 40-50 सीट बढ़ा पाए तो ये भी बहुत शर्म की बात है। मैं फिर बोलूंगी, ये जो मैजिक नंबर्स और ये जो इस तरीके का ये बातें कर रहे हैं ना, अरे भाई साहब, आप लोगों का पूरा अलायंस बना के भारतीय जनता पार्टी की अकेली सीटों के वहां नहीं पहुंच पा रहा, तो आप लोग कौन सी दुनिया में रह रहे हैं? राधिका आप बोलते रहिएगा, लेकिन एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं यहाँ पर। डिंपल यादव को जीत का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। डिंपल यादव मैनपुरी से जीती के अंतर से चुनाव जीता है उन्होंने और सर्टिफिकेट लेते हुए ये डिंपल यादव की तस्वीरें। मैं समझती हूँ, सबसे पहले तो मैं मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने समाजवादी विचारधारा का जो समर्थन किया है और जिस तरह का साथ और आशीर्वाद दिया, तो सबसे पहले तो मैं उनको दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। इसी के साथ समाजवादी पार्टी की प्राथमिकता रहेगी कि मैनपुरी का विकास आगे कैसे बढ़े। इंडिया गठबंधन ने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया है, अप्रत्याशित परिणाम आए हैं, कैसे देख रही हैं आप, क्या कहना चाहती हैं? मैं समझती हूँ उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को एक सबक सिखाने का काम किया है। उनका अहंकार, उनकी तृष्णा को तोड़ने का काम किया है कहीं ना कहीं। और जिस तरह सभी समाज और सभी वर्ग के लोग एक साथ आए और जिस तरह समर्थन दिया, क्योंकि सभी लोग त्रस्त हैं और जो मौजूदा सरकार थी वो ये मानने को तैयार नहीं थी। तो राधिका, आपने सुना डिंपल यादव को उनका कहना कि उत्तर प्रदेश की जनता ने बीजेपी को सबक सिखाया है। दरअसल इन नतीजों को वो इस तरह से देखती हैं। देखिए, अब उनकी जीती है तो मैं उनकी जीत में अभी कुछ ऐसी बात बोलना नहीं चाहूँगी, अपनी जीत एंजॉय करें। लेकिन मैं फिर ये बात बताऊँगी, जो गठबंधन के लोग हैं ये पहले तो मुझे समझ नहीं आ रहा किस बात की खुशी मना रहे हैं। ठीक है, इनको इनकी खुशी मुबारक, अगर हार में भी वो खुशी देखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या ये लोग साथ रहेंगे? मैं इंतज़ार कर रही हूँ जानने का, क्या केजरीवाल साहब और आम आदमी पार्टी कितने दिन तक कांग्रेस के साथ रहेंगे, कितने दिन सपा और कांग्रेस साथ रहेंगे, क्योंकि पहले भी ये लोग अलग हो गए थे जब सरकार नहीं बना पाए थे। तो मेन चीज़ तो अभी देखने वाली ये होगी आने वाले समय में, जो मैजिक नंबर्स की बात हो रही थी कि सच में इनके पास कुछ नंबर्स बचेंगे भी कि नहीं। जिन लोगों के बलबूते कांग्रेस मध्य प्रदेश, कांग्रेस महाराष्ट्र में और आपका मैजिक और चल जाएगा कुछ दिनों में और इनके नंबर्स कम हो जाएंगे। ये तो चलिए इस पर बात करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। राधिका, आ रहा हूँ, मजबूरी है, रुकना पड़ रहा है, आएंगे और बात करेंगे। आप सभी लोग हमारे साथ रहिए, एक छोटा सा ब्रेक तुरंत ले रहे हैं।